हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंडेक्स क्वेश्चन हम करेंगे पेज नंबर 32 और 33 की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in arrangement with the law of conservation of mass. अब देखो इसमें कितने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करे गए हैं कि सोडियम कार्बोनेट, कितने बड़े बड़े यूज करे गए हैं ना। ये सब हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आपको इस पे नहीं जाना है। हमारे लिए क्या चीज क्वेश्चन में दी है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमें वही चीज में बतानी है। सोडियम कार्बोनेट का कितना मास है? 5.3 ग्राम। एसिटिक एसिड का है हमारा 6 ग्राम प्लस 6 ग्राम। फिर है सोडियम एसिडिक, इसका है हमारा 8.2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 2.2 प्लस वाटर का है 0.9। ठीक है, अब आपको इन दोनों को बताना है कि दोनों साइड इक्वल्स हैं या नहीं है। आप क्या करोगे, 6 प्लस 5 11, 11.3, ये हो जाता है 11.3 ग्राम। ठीक है, इस साइड का देखते हैं 11.3 आता है या नहीं आता है। 8, 9, 10। ठीक है, ये 10 हो जाता है हमारा स्टार्टिंग का। 9, 10, 11, 12, 13, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट लगा के 1 कैरी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 है तो ये 11 हो जाता है। दैट इज 11.3 ग्राम ही आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों रिएक्टेंट मास जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास से क्या है, इक्वल है। यही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे लास्ट में, इसे दिखाने के बाद पहले ऐसे करके दिखा दोगे आप, फिर यहाँ पे लिख दोगे हेंस इट इज प्रूव्ड that these observation, फिर आपको ये क्वेश्चन से ना यहाँ से ऑब्जर्वेशन से लेकर ये पूरा आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से लेकर मास तक। ठीक है, यहाँ पे आप आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे मास तक। ठीक है, आपको ये पूरा यहाँ पे लिख देना है। सिंपल था, इजी था बहुत ज़्यादा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको अगर पता हो उस हिसाब से आपको दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल हो जाए, अगर इक्वल नहीं होते तो हम यहाँ लिखते कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल हो चुके हैं, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म अ वाटर। वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 1:1:8 के फॉर्म में। वाटर का क्या होता है? H2O होता है, राइट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। What mass of the oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, कितना हमें रिक्वायर्ड होगी जिससे वो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले H2O क्या होता है? वाटर होता है, वाटर में फॉर्म करना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? वो इसमें कितना है? 2 है। और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है आपका 1। आपको टेबल अच्छे से याद हो गई होगी अब तक, एटॉमिक मास की जो टेबल थी। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का मास है इसमें 1 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ये कितना होता है? 2U, और ये हो जाता है आपका 16U। यू आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आप इसको हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन कर दोगे दोनों के मास को, तो 2:16 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो आज आपका आ जाएगा 1:1:8 की फॉर्म में। यही चीज़ हमें बोल रखी है, राइट। तो ऐसा करके आप रेशियो फॉर्म ऐसे बनाते हो। आपको एटॉमिक नंबर्स बहुत अच्छे से, एटॉमिक मास जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारी लगती हो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर दोनों ये रिएक्ट करते हैं
1:8 रेशियो में। तो अगर हमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को करना हो हमें, तो ऑक्सीजन हमें कितना नीड होगा, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, 3 × 8 कर दोगे। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ आपको ज़रूरत होगी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की। अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करूं, तो वो आप 3 से 8 को इंटू कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी, इतना क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको एटॉमिक मास जो है अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड को हमारा है, विच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जिसका रिजल्ट क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जो मास होगा वो ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो आपको पोस्टुलेट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने पोस्टुलेट्स लिख रखे हैं। पहला देखते हैं इनमें से कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिजल्ट करता है। ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हाँ ठीक है, बट ये इसका नहीं है रिजल्ट। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शंस। ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने यही तो किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दोनों के जो मास है वो इक्वल है, ना ही वो क्रिएट हुए हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुए। तो दैट मीन्स ये वाला पोस्टुलेट जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ना ही वो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब हर चीज़ एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये कौन सा रिजल्ट करता है आगे देखते हैं। यहाँ तक तो देख चुके हैं ना, सेकंड तक आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सेम होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब एटम्स जो हैं वो उस स्मॉल होल नंबर के रेशियो में ही कंबाइन होते हैं जिससे वो क्या करे, कंपाउंड बनाए। मतलब स्मॉल होल नंबर के रेशियो का यही तो मतलब हो गया, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो होते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिफ्थ वाला पोस्टुलेट लिखा जाएगा। तो लिखते हैं, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि एटम्स कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जिससे वो का क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं, आपको पोस्टुलेट्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 35 वाले इंडेक्स क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए इंडेक्स क्वेश्चन जो है पेज नंबर 35 का वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड, इसमें दो ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है ये हमें बताना है। इसमें इसकी जो एब्रीविएशन होती है, ना वो होती है AMU, लेकिन इसमें जो है IUPAC की रिकमेंडेशन की वजह से इसको खाली हम क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। ठीक है, U लिखते हैं। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास होता है इसका मतलब। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे आप बोल सकते हो कि H हाइड्रोजन की क्या होती है, 2U हो जाती है हमारी। ठीक है, तो वैसे ही आपका इसमें बोला गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा, ये चीज़ होती है एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है कि इसमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया है एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए, वो चूज़ किया गया है। वो कौन सा है आपका, वो कार्बन 12 है। कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप जो है वो एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए जिससे हम एटॉमिक मास को मेज़र कर सके, इसीलिए हमने कार्बन 12 लिया है। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/3 होना चाहिए मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन का, कार्बन 12 का। ठीक है,
अगर मैं 1 AMU की बात करती हूँ तो वो कितना होता है आपका, दैट इज 1.67377 इंटू 10 माइनस में 27 kg का होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। एक चीज़ और, कार्बन 12 के अंदर आपके 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 ही क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और 6 ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं कार्बन 12 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आपको क्लियर हो गया है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12, ठीक है। AMU की वैल्यू भी आपको पता है, इतना क्लियर है। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना पेपर में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। नेकेड आइज से एटम को देखना पॉसिबल क्यों नहीं है। एक तो एटम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये तो हमने पोस्टुलेट में भी पढ़ा है। और जो साइज होता है एटम का वो हम नैनोमीटर से मेजर करते हैं, नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेकेड आइज से। हम इसको किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो ये लिख दो कि एन एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल, ठीक है। वो क्या होता है, टाइनी पार्टिकल होता है। द साइज ऑफ एन एटम, जो साइज होता है एटम का, इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है, नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। और आप फिर ये लिख सकते हो दैट सो इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to see an atom with naked eyes, ठीक है। यहां आपने लिख दिया, यहाँ पे naked eyes से पॉसिबल नहीं है। we can see the atom, हम एटम को किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से सिर्फ हम देख सकते हैं और किसी चीज़ से हम नहीं देख सकते, नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये दो क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं और वो जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इससे पहले वाले, वो भी 4 बहुत ईजी थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बचे हुए इंडेक्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।